Good morning, 10th class. Today I am going to discuss most important question from this chapter. That is, how is federalism practiced in India? भारत के अंदर संघीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती है, यानी कि भारत के अंदर संघवाद का निर्माण कैसे माना जाता है। तो बेटे इसके अंदर 3 पॉइंट्स है हमारे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषा के आधार पर राज्य, लैंग्वेज पॉलिसी भाषाई नीति हमारी, तीसरा है बेटे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध, यानी कि भारत के अंदर संघवाद किस प्रकार काम करता है। हम कहते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। यहाँ पर बेसिकली 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है। 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बेटे एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। उन सब की शक्तियाँ क्या हैं, अलग अलग डिवाइड हैं। तो बेटे कहने से तो कोई फेडरल कंट्री नहीं होता ना। फेडरलिज्म के लिए क्या चीज जरूरी है, फेडरलिज्म के लिए जरूरी है बच्चों यहाँ पर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये डिपेंड किस पर करते हैं, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पर, कि पॉलिटिक्स की नेचर कैसी है। अगर पॉलिटिक्स में बेटा बेसिकली इस तरह से है हमारी पॉलिटिक्स कि हमारी डाइवर्सिटी का, हमारी बेसिकली जोग्राफिकल फैक्टर का अगर वो रिस्पेक्ट करें बेटा, तो यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी पॉलिसी है उसकी नेचर क्या है, बहुत ही बढ़िया है। तो बेटे क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है। तो बेटे 3 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ओके, फर्स्ट है बेटे यहाँ पर लैंग्वेज स्टेट्स। देखो बेटे 1947 से 2019 तक के अगर आप मैप देखोगे ना बेटे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे स्टेट्स का इवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, आविष्कार हो गया। कुछ जो पुराने स्टेट्स थे वो बिल्कुल वैनिश हो गए, जैसे मैंने लिख रखा है ना यहाँ पर कि मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड। पुराने स्टेट्स थे वो खत्म हो गए, नए स्टेट्स क्रिएट हो गए, पुराने जो स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया कि जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोल रहे थे उन्हें एक स्टेट में रखा गया, ठीक है ना। देखो इसमें इवन बाउंड्रीज ऑफ ओल्ड स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो बेटा बहुत सारे स्टेट्स वैनिश हो गए, नए स्टेट्स क्रिएट हो गए। इवन जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी बेटा वो भी क्या हो गई, काफी हद तक चेंज हो गई। तो बेटे आप बेसिकली जब पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 2019 हमारी जो बेसिकली पॉलिटिकल मैप में स्टेट्स के अंदर कितना ज्यादा चेंज आया है, ठीक है। अब देखो बेटे यहाँ पर even boundaries of old states were changed in order to create new states. The people who spoke same language lived in a same state. इसका मतलब क्या है, जिन लोगों की भाषाएं एक जैसी हैं वो क्या रहे, एक राज्य के अंदर रहे, ठीक है। तो बेटा some states were created not on the basis, लेकिन बेटे कुछ जो बेसिकली स्टेट्स थे उनको लैंग्वेज के आधार पर नहीं बल्कि किस आधार पर रिकॉग्नाइज किया गया, जोग्राफिकल उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उनका कल्चर उनकी संस्कृति के आधार पर और उनकी ऑथेंटिसिटी यानी कि उनकी जातीयता बनावट के आधार पर। तो बेटे इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इसको क्या कहा गया बेटे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है। जैसे बेटा अब हमने जब लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन किया तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनको क्या लगा कि अगर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर राष्ट्र को डिवाइड करेंगे तो इसके कारण बेटे हमारा देश क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है, हमारे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ठीक है ना। क्यों हुआ इसका उल्टा, इसके पीछे क्या कारण है, बट लिंग्विस्टिक स्टेट्स has actually made the country more united। लेकिन बेटा तो बेसिकली हमने लिंग्विस्टिक के आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया, उसने हमारी बेसिकली राज्य को, हमारे इंडिया को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बेटे हमारे लिए क्या हो गया, काफी आसान हो गया था। तो बेटा इसमें आप क्या क्या पॉइंट याद रखोगे, 3 पॉइंट्स हैं। एक तो मैंने बताया आपको लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि लैंग्वेज को आधार माना गया। कई कई जगह हमने बेसिकली जो बाउंड्रीज थी वो बिल्कुल तरह से इवॉल्व हो गई और कुछ स्टेट्स थे वो वैनिश हो गए, नए स्टेट्स उसकी जगह क्रिएट हो गए। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया। लैंग्वेज के साथ साथ बेटा जोग्राफिकल फैक्टर की बात करें, एथेंटिसिटी की बात करें और अगर हम कल्चर की बात करें तो उसके आधार पर भी
स्टेट्स को डिवाइड किया गया। लीडर्स को डर क्या था, अगर लैंग्वेज डिवीजन करेंगे तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ? बट लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन भाषा के आधार पर बेटा स्टेट्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए, एक दूसरे से ज्यादा जुड़ गए और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करने यानी कि कंट्रोल करना काफी आसान हो गया। सेकेंड पेज है बच्चों हमारा यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो बेटे, हम लोग बोलते हैं कि हिंदी इज अवर मदर टंग, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। नो, हिंदी इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज। अबव 42% आर पीपल आल्सो स्पीक इन हिंदी, बट हिंदी इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी मदर टंग है बेटे, तो इसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज नहीं कहते। एक होता है बेटे नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा। देखो बेटे, हमारे इंडिया में वो फेडरलिज्म क्या बातें बनाती है कि भारत किसी पर अपनी भाषा नहीं थोपता है। भारत के अंदर 42% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी को कभी भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। तो बेटे हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा का मतलब क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब भी बेटे बेसिकली कोई भी जो व्यक्ति है, अगर हम बात करें तो हम उसको इम्पोज नहीं कर सकते, किस तरह से उसको प्रेशर डाल सकते कि टॉक इन हिंदी। हिंदी बेटा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज है, राजकीय काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ना कि नेशनल लैंग्वेज माना गया। हिंदी के अलावा बेटे 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जिसमें बेटा मान लो अगर किसी व्यक्ति को कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई भी एजुकेशन लेनी है तो 21 लैंग्वेज में से वो किसी में से भी क्या दे सकता है? पेपर दे सकता है, ठीक है ना, और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी, वी डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी कोई भी हम बात करें बेटा, सॉरी इट्स नॉट ऑफिशियल, वी डिड नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को बेटे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज माना राजकीय काम को करने के लिए। बिसाइड्स हिंदी के अलावा बेटे 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है बेटे, जिनका हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा बेटे एवरी स्टेट्स हैव देयर ओन लैंग्वेज। हर एक राज्य की अपनी भाषा है। जैसे बेटा हरियाणा की हरियाणवी, पंजाब के अंदर पंजाबी, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर मराठी। तो हर एक स्टेट की बेटा क्या है? अपनी लैंग्वेज है। इन 1965 इट वाज थॉट दैट कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज का यूज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बेटा बेसिकली अगर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज खत्म कर देंगे, अब हर एक स्टेट को तो बेटा हिंदी नहीं आती है ना, तो यहाँ पर बेटे हिंदी को प्रमोट तो किया गया, लेकिन किसी भी स्टेट पर इस बात के लिए प्रेशर नहीं डाला गया कि वो हिंदी में क्या करें, हिंदी को अपनी भाषा बनाएं या हिंदी को अपनाएं। इसलिए बेटा बेसिकली हर एक राज्य की अपनी भाषा है और हर एक व्यक्ति अपनी भाषा में बातचीत कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे हमारे इंडिया को फेडरल बनाती है कि इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वहां पर बेटा उनके बीच में डिबेट ना हो लोगों के बीच में, तो इसलिए बेटे हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया गया। अब देखो बेटे यहाँ लिख भी रखा है मैंने, In 1965, the use of English was to stop, but states demand, लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्या डिमांड किया कि हिंदी को प्रमोट तो करो बट इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बने रहने दीजिए। तो बेटे यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो देखो बेटा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है बेटे कि सेंटर और स्टेट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर किया गया, जिसने बेटे वास्तव में हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को काफी मजबूत किया। देखो इसमें रीस्ट्रक्चरिंग द स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप, जो स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप को रीस्ट्रक्चर किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था फेडरलिज्म को भारत के अंदर प्रैक्टिस में लेकर आने का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का। देखो बेटे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दो ही बातों पर डिपेंड करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है यानी किसका शासन चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, वो और उसके जो लीडर हैं किस तरह से फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। तो देखो बेटे हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार रही है। केंद्र में भी वही पार्टी है, सेंटर में भी वही गवर्नमेंट है और स्टेट में भी वही गवर्नमेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सालों तक कांग्रेस ने हमारे इंडिया पर राज किया है ना। तो देखो बेटे यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर है क्या कि एक ही पार्टी सेंटर में भी है और वही पार्टी क्या है बेटे
स्टेट गवर्नमेंट में ही है। तो बेटा इसके कारण सिंगल पार्टी की डोमिनेंस हो जाती थी और इसके कारण भी फेडरलिज्म को बहुत ही मतलब ये फेडरलिज्म के काफ़ी विपरीत होती थी सिचुएशन। तो बेटा इसी कारण से अगर मान लो बेटा कभी कभार क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अलग है, यानी कि मान लो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सेंटर में किसकी सरकार है, आपकी सरकार है, और स्टेट में किसकी है, बीजेपी की है गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा तो बेसिकली क्या करती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी ज्यादा पावरफुल होती थी, ठीक है ना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा शक्तियां किसके पास होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोशिश करती थी बेटे, मनमाने ढंग से आर्बिट्रेटरी मैनर में मनमाने ढंग से बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, ठीक है ना। तो बेटे इसके कारण हमारी जो फेडरलिज्म है उसको बहुत बड़ा मतलब ब्रेक, एक बहुत बड़ा धक्का लगता, क्यों लगता था, क्योंकि बेटा स्टेट में गवर्नमेंट अलग है, सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, आर्बिट्रेटरी मैनर में मनमाने ढंग से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती थी। लेकिन बेटा धीरे धीरे आफ्टर 1990s इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया गया था, ठीक है, बट स्टिल लेकिन बेटा स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो उसको स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, इन्फ्लुएंस कर देती थी। जैसे मैंने कहा ना अपने तरीके से काम करवाना चाहती थी और अपने ही तरीके से कई बार राज्य सरकारों को खत्म भी कर देती थी, भंग भी कर देती थी, राज्य सरकार गिरा देती थी। तो बेटा लेकिन 1990s के बाद क्या हुआ, हमारे देश के अंदर कई अक्षेत्रीय दल शक्ति के रूप में उभर कर आए। अब जो अक्षेत्रीय दल थे बेटा उन्होंने धीरे धीरे इकट्ठे होकर क्या किया, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है बेटे, जब बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर किसी भी सरकार को फुल पावर नहीं मिलती है या फिर वो पूरी अथॉरिटी के साथ नहीं आ पाती है, वोट्स कम मिलते हैं, कम कैंडिडेट होते हैं, तो बेटे तो रीजनल पार्टीज इकट्ठी होकर बेटे एक सरकार बना लेती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। जब एक पार्टी को पूरी तरह से फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है देन द पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, यानी कि जो माइनर है वो सारे इकट्ठे होकर क्या कर लेते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ ना, अभी हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी और लोक दल ने मिलकर क्या किया, बेसिकली उन दोनों ने मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना दी। तो देखो बेटे रीजनल पार्टी के आने से 1990s के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई। द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार के आने के कारण बेटे हमारा जो बेसिकली सेंटर के अंदर क्या होने लगा, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग होनी शुरू हो गई और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने कार्य को करने में स्वतंत्रता मिल गई। तो बेटा ये सब चीजें हमारे इंडिया के अंदर संघवाद को मजबूत बनाती हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड मैंने आपको बताया लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड मैंने बताया सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। बहुत टाइम पहले बेटा एक ही पार्टी थी, वो बेसिकली क्या करती थी, हर तरह से स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी है, उनका पूरी तरह से कंट्रोल होता था, डोमिनेंस हो जाता था। लेकिन बेटे धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य सरकार लेवल पर राज्य पार्टी बनने लग गई, ठीक है ना, स्टेट लेवल पर स्टेट पार्टी और बेसिकली सेंटर लेवल पर सेंटर पार्टी बनने लग गई। सेंट्रल पावर जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो डोमिनेंस करती थी, बहुत सारे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को गिरा देती थी। लेकिन 1990s के बाद छोटे छोटे जो रीजनल पार्टीज थी बेटा उन्होंने इकट्ठे होकर सरकार बनानी शुरू कर दी। दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन होने से बेटा स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप में काफी सुधार आया। अब जो स्टेट थी बेटा वो अपना काम अपनी स्वतंत्रता के साथ कर सकती थी। तो बेटे ये तीनों बातें हमारे देश में संघवाद का निर्माण करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।